स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। इलेक्ट्रीशियन सीरीज, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी टॉप MCQ आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स जितने भी आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम उनको मद्देनज़र रखते हुए जो आपके लिए क्लास एक चल रही है उसका क्लास 7 आपके लिए आज अवेलेबल है। टॉपिक वाइज इसमें क्वेश्चन होने वाले हैं। अभी तक आपका जो टॉपिक कवर हुआ है वो बेसिकली जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी होता है और जो टूल्स होते हैं उनसे रिलेटेड टॉपिक्स कवर हुए हैं। जल्द ही आप बेसिक इलेक्ट्रिकल जो होते हैं उस सीरीज़ में हम इंटर करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके RRB, लोको पायलट, टेक्नीशियन, UPPCL, UPRBL, TG2 और जो भी अपकमिंग एग्जाम आपके आने वाले हैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इसके अलावा भी उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन में इससे बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछे गए, सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपको फिटर, वेल्डर और बाकी ट्रेड की वीडियो जल्द ही सीरीज स्टार्ट की जाएगी आपकी गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन के लिए। इस चैनल पर बने रहिए, आपकी सारी तैयारी यहीं पर हो जाएगी। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपके कुछ सुझाव हैं, कुछ सजेशंस हैं तो उसको आप कमेंट बॉक्स में भी हमको बता सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, एक धातु पर दूसरी धातु के निक्षेपण की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ वन मेटल ऑन अनदर मेटल नोन एज? ऑप्शन ए है विद्युत लेपन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ऑप्शन बी है विद्युत परिष्करण, इलेक्ट्रिकल फिनिशिंग। ऑप्शन सी है विद्युत मुद्रण, इलेक्ट्रिकल प्रिंटिंग। या ऑप्शन डी विद्युत धातुकर्म, इलेक्ट्रिकल मेटलर्जी। तो यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है, एक धातु पे दूसरी धातु की निक्षेपण, यानी कि एक धातु के ऊपर दूसरे धातु को चढ़ाने की प्रक्रिया बेसिकली क्या होती है? तो इसका सही आंसर है आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ द राइट आंसर। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है वो बताएंगे। यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बेसिकली दो वर्ड से बना है। एक है आपका इलेक्ट्रो रिफर्स टू इलेक्ट्रिक करंट एंड प्लेटिंग रिफर्स टू, प्लेटिंग क्या होता है बेसिकली कि आउटर कवरिंग होती है किसी एक डिफरेंट मटेरियल की, एक लेयर चढ़ाना डिफरेंट किसी मटेरियल पे, इसको बेसिकली हम प्लेटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस लिए किया जाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग बेसिकली इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया कैसे जाता है अगर देखेंगे तो प्लेटिंग इसमें क्या होती है कि किसी एक मेटल पे दूसरे मेटल के लेयर इलेक्ट्रिक करंट पास करके हम चढ़ाते हैं उसमें। ये बेसिकली एक प्रोसेस होता है सिंपल सा। ठीक है, ये क्यों किया जाता है? बेसिकली किसी मेटल को एक तो उनकी खूबसूरती, डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए, उनको क्रोजन से बचाने के लिए किया जाता है। ठीक है, लाइक ऑटोमोबाइल सेक्टर में, ज्वेलरी सेक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, एयरप्लेन सब में इनका यूज होता है। तो क्या होता है ब्रीफ में थोड़ा सा जाने, और इसके साथ साथ इस इमेज के थ्रू थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे। ये बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक कॉपर का मेटल है हमारा ये। ठीक है, यहाँ पे ये कॉपर है जिसको हमने एनोड बना दिया है। ठीक है, ये साथ ही साथ एक हमारा है जिसके ऊपर हम यहाँ पे कॉपर की लेयर एक चढ़ाएंगे, इसको हमने कैथोड बना दिया। ठीक है, तो पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का जिससे भी कनेक्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? हमेशा एनोड कहते हैं। ठीक है, और नेगेटिव टर्मिनल जिससे कनेक्टेड होता है बैटरी का उसको हमेशा हम कैथोड कहते हैं। नेगेटिव यहाँ पर आपका कनेक्टेड है तो ये आपका कैथोड होगा, पॉजिटिव यहाँ पे कनेक्टेड है तो आपका एनोड होगा। ये भी एक क्वेश्चन आता है आपका अक्सर, तो इस क्वेश्चन को भी दिमाग में रखिए। नेगेटिव जहाँ कनेक्ट होगा वो कैथोड होगा, जहाँ पॉजिटिव कनेक्टेड होगा वो आपका एनोड होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल जो रिडक्शन है ये कैथोड में होता है बेसिकली नेगेटिव टर्मिनल में, और इलेक्ट्रोकेमिकल ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन प्रोसेस है ये आपका एनोड में होता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग जिसका करना रहता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जिस पे प्लेस होता है उसको बेसिकली हमेशा हम कैथोड बनाते हैं। यानी जिस मेटल पे, ये मान लीजिए मेटल है, हमें इसके ऊपर एक कोटिंग चढ़ाना है तो इसको हमेशा हम कैथोड बनाते हैं, और जिस मेटल की कोटिंग चढ़ाना है उसको हमेशा हम एनोड बनाते हैं। ठीक है, तो एनोड बनाते हैं, जैसे हम इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं यहाँ से ये इसमें आयनीकृत होके इस तरह से जाके यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो वर्क है वो फिनिश होता है। यहाँ पे जैसे एनोड को हम सप्लाई देते हैं डायरेक्ट करंट, DC करंट बेसिकली, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहाँ पे होता है और इसका मेटल आयन जो है वो डिज़ोल्व होता है इस सोल्यूशन के थ्रू, और यहाँ पर जाके आपका कैथोड जो हमारा मेटल है, कैथोड वाला जो इलेक्ट्रोड है बेसिकली, इसमें जाके वो प्लेटिंग, मतलब उसके ऊपर एक लेयर की तरह वो उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, और इसी प्रोसेस को टोटल को हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग बेसिकली। तो सिंपल सा इसमें याद रखेंगे,
आयरन ऑब्जेक्ट जिस पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग टेक्स प्लेस, मतलब जिस पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है वो हमेशा कैथोड होता है। ये भी आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि जिस पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्लेस होता है, मतलब जिस पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं। तो उसको हमेशा नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं और उसको हम कैथोड बोलते हैं। उसके बाद जिस मेटल की कोटिंग की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो उस मेटल को हमेशा हम एनोड बोलते हैं और उसे हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के कनेक्ट किया जाता है। ठीक है। किसी लैंप होल्डर को जमीन के स्तर से कम कितनी ऊंचाई पर लगाना चाहिए। ए लैंप होल्डर शुड बी इंस्टॉल्ड एट ए हाइट ऑफ एटलीस्ट डाटा अबव ग्राउंड लेवल। ऑप्शन है 1.5 मीटर, ऑप्शन बी 3 मीटर, ऑप्शन सी 2 मीटर या ऑप्शन डी 2.5 मीटर। तो राइट आंसर क्या है इसका, आपका है 2 मीटर। लैंप होल्डर जो है वो ग्राउंड से कम 2 मीटर की ऊंचाई पर लगाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 63 है, गीजर में भीतरी कंटेनर व बाहरी केसिंग के बीच में ग्लास वूल क्यों लगाया जाता है। व्हाई इज ग्लास वूल प्लेस्ड बिटवीन द इनर कंटेनर एंड द आउटर केसिंग इन ए गीजर। तो ऑप्शन ए है लोड धारा कम करने के लिए, टू रिड्यूस लोड करंट। ऑप्शन बी ऊष्मा हानि घटाने के लिए, टू रिड्यूस हीट लॉस। ऑप्शन सी है पानी का कालावधि बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ वाटरिंग। ऑप्शन डी है ऊष्मा हानि बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज हीट लॉस। तो बेसिकली इसका सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, ऊष्मा हानि घटाने के लिए। हमारा जो भी गीजर होता है उसकी भीतरी कंटेनर और बाहरी केसिंग के बीच में ग्लास वूल इसलिए लगा दिया जाता है क्योंकि इससे जब पानी उसमें हम गर्म करते हैं तो वो गर्म पानी काफ़ी देर तक गर्म रहता है, उसकी ऊष्मा हानि नहीं होती। जैसा कि आपने देखा होगा आपके वैक्यूम सील्ड बॉटल्स जो होते हैं इनमें भी बहुतों में तो वही चीज़ लगा रहता है या थर्मोकोल भी लगाया रहता है। तो ये बेसिकली अंदर का मटेरियल जो है उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने के काम आता है, बाहर के टेम्परेचर से उसको इन्फ्लुएंस होने से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कारणों में से किसी एक के कारण जोड़ों के ढीलेपन से बचने के लिए ब्रिटानिया जोड़ को सोल्ड करना अनिवार्य है, उस कारण को पहचानें। सोल्डरिंग ब्रिटानिया जॉइंट इज इसेंशियल टू अवॉइड लूजनेस ऑफ जॉइंट ड्यू टू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स, आइडेंटिफाई द रीजन। ऑप्शन ए अधितापन के कारण, ड्यू टू ओवरहीटिंग। ऑप्शन बी वातावरण में होने के बदलाव की वजह से क्षरण होने के कारण, ड्यू टू इरोजन, ड्यू टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। ऑप्शन सी है गैल्वेनिक एक्शन की वजह से क्षरण होने के कारण, ड्यू टू कोरोजन काज्ड बाय गैल्वेनिक एक्शन। या ऑप्शन डी है वातावरण में परिवर्तन और कंपन के कारण, ड्यू टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट एंड वाइब्रेशन। तो इसका सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, वातावरण में जो परिवर्तन होते हैं या वाइब्रेशंस की वजह से उसमें लूजनेस ना आ जाए, इसलिए हमारा जो ब्रिटानिया जॉइंट होता है उसको हम हमेशा सोल्ड करना उसके लिए मैंडेटरी होता है, ज़रूरी होता है। कैसे होता है यहाँ पे ब्रिटानिया जॉइंट का एक छोटा सा एग्जांपल आप देखेंगे। ये है टोटल आपका ब्रिटानिया जॉइंट, इस तरह यहाँ पे जो है आपका ये सोल्डरिंग किया रहता है जिससे ये वाइब्रेशंस या इन्वायरमेंट में चेंजेस की वजह से लूज ना हो जाए। क्वेश्चन नंबर 65 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, 2 पिन सॉकेट और पिन का तब उपयोग किया जा सकता है जब एसेसरीज 2 पिन सॉकेट एंड पिन कैन बी यूज्ड व्हेन एसेसरीज। ऑप्शन ए 2 कोर वाले केबल से जोड़ा जाता है, कनेक्टेड टू ए 2 कोर केबल। ऑप्शन बी भू संपर्कन इलेक्ट्रोड से जोड़ा जाता है, द अर्थिंग इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड टू। ऑप्शन सी एकल इंसुलेटेड हो, बी सिंगल इंसुलेटेड। ऑप्शन डी दोहरी इंसुलेटेड हो, बी डबल इंसुलेटेड। देखिए इसमें क्या होता है, आपने हमेशा देखा होगा कुछ आपके 2 पिन सॉकेट होते हैं, कुछ आपके 3 पिन सॉकेट होते हैं। बेसिकली जब हम 3 पिन सॉकेट जहां यूज करते हैं उसमें अगर हम देखेंगे तो जो 3 पिन सॉकेट हम इस तरह से यूज करते हैं, आप लोग देखेंगे बहुत सारे चार्जर में भी आता है। ये हो गया 2 पिन आपका जो आपका रहता है सप्लाई के लिए, और ये हो जाता है एक अर्थिंग के लिए। तो 3 पिन सॉकेट हम वहाँ पे यूज करते हैं जिसका तीसरा पिन होता है जो ये हमेशा जो हमारा इक्विपमेंट होता है उसकी किसी मेटेलिक बॉडी से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। और बाकी जो सप्लाई रहते हैं वो उसके अंदर रहते। कभी भी अगर किसी वजह से मेटेलिक बॉडी में करंट आ जाए तो इस वायर के थ्रू और यहाँ ग्राउंडेड हो जाएगा और आपको शॉक नहीं लगेगा। लेकिन 2 पिन सॉकेट में क्या होता है कि ग्राउंड का प्रोविज़न नहीं होता है। 2 पिन सॉकेट आपने देखा होगा जैसे आपके चार्जर होते हैं या आपके बहुत सारे प्रेस या ये सब इक्विपमेंट्स होते हैं, उनको भी आपने देखा होगा कि अक्सर 2 पिन सॉकेट रहते हैं, 3 पिन सॉकेट कई बार ही नहीं रहते हैं। तो 2 पिन सॉकेट हमेशा वहाँ पर यूज होता है जहाँ पे डबल इंसुलेटेड होता है। वो बेसिकली क्या होता है कि मान लीजिए एक केसिंग हो गई आपकी, ये इसके अंदर है आपका सारा इलेक्ट्रिक कनेक्शन, उसके ऊपर से कोई और इंसुलेटेड कवर उसके ऊपर अगर प्रोवाइड की रहती है
तो उसे हम बेसिकली 2 पिन सॉकेट वो कहा 2 पिन सॉकेट वहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि ऑलरेडी वो डबल इंसुलेटेड रहता है। तो अगर करंट किसी वजह से आता भी है तो वो इंसुलेशन होने की वजह से आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसलिए आप देखे होंगे बहुत सारी ड्रिल मशीन हो गई या बहुत सारे और भी ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देखेंगे आप, इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए क्या रहता है, वो डबल लेयर्ड रहते हैं इंसुलेटेड, और इसलिए उसमें 2 पिन सॉकेट भी आपको दिया जाता है कई बारी यूज करने के लिए। तो 2 पिन सॉकेट का उपयोग कब करेंगे, जब वो दोहरा इंसुलेटेड हो, इक्विपमेंट हमारा डबल इंसुलेटेड हो। ठीक है, सही ऑप्शन ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 66 है, विद्युत आवेश प्रवाहित हो सकता है, इलेक्ट्रिक चार्ज कैन फ्लो। यहाँ से देखिए आपका बेसिक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट हो गया है। आने वाले अगले जितने भी क्वेश्चन होंगे, अभी आपके करीब 100 क्वेश्चन इसमें आएंगे, वो सारे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से होंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो यहाँ से आपको क्लास और भी ज़्यादा ध्यान से देखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ऑप्शन ए है आपका विद्युत रोधी तथा चालकों के माध्यम से, थ्रू इंसुलेटर एंड कंडक्टर। ऑप्शन बी है चालकों के माध्यम से, थ्रू कंडक्टर। ऑप्शन सी है विद्युत रोधियों के माध्यम से, थ्रू इंसुलेटर। या ऑप्शन डी है चालकों तथा अचालकों दोनों के माध्यम से, थ्रू बोथ कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर्स। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है विद्युत आवेश किसमें प्रवाहित हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज देखिए इंसुलेटर में तो फ्लो होता नहीं है, ठीक। तो इंसुलेटर जहाँ जहाँ है वो तो होगा नहीं। अचालक वो भी बेसिकली नॉन कंडक्टर भी तो एक तरह से इंसुलेटर ही हो गया। तो किस में से होगा, बी। चालक जितने होते हैं हमारे, कंडक्टर होते हैं, विद्युत आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा उसी में तो फ्लो होता है ना। जो वायर्स होते हैं हमारे मेटल के या प्लास्टिक से थोड़ी होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, चालकों के माध्यम से, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 67 है, धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन ए मेटल वायर इज। ठीक है, ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन के कारण, ऑप्शन बी आयन के कारण, ऑप्शन सी प्रोटॉन के कारण, या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी के कारण। अब आप बताइए विद्युत का प्रवाह किसके कारण होता है। हमारा किसी भी वायर में इलेक्ट्रिसिटी क्यों फ्लो, किस चीज़ से फ्लो होती है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा आपका, इलेक्ट्रॉन के कारण। जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेसिकली किसी भी मेटल में या किसी भी मतलब मटेरियल में जो भी है, उसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, 3 चीज़ें होती हैं बेसिकली नाभिक में। उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेसिकली वो रीजन होते हैं उसमें विद्युत प्रवाह के। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, वो हमारा मेटल उतना अच्छा कंडक्टर कहलाता है। तो अब यहाँ पे आपके लिए चलिए एक क्वेश्चन है कि सबसे बेस्ट कंडक्टर हमारा कौन सा मेटल होता है। बेस्ट कंडक्टर कौन सा मेटल होता है, इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रति इकाई तापक्रम में बदलाव पर आगत प्रति संतुलित विभव के बदलाव की औसत दर कहलाती है। द एवरेज रेशियो ऑफ चेंज ऑफ इनपुट ऑफसेट वोल्टेज पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड। पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर में जो ऑफसेट वोल्टेज में एवरेज रेट होता है, चेंज होता है, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है ऊष्मीय वहन, बहाव संवहन, थर्मल ड्रिफ्ट। ऑप्शन बी है शीर्ष विभव, पीक वोल्टेज। ऑप्शन सी है निर्गत प्रति संतुलित वोल्टेज, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। या ऑप्शन डी है ऑफसेट इनपुट वोल्टेज। तो बेसिकली ये जो टेम्परेचर में जो होता है, यहाँ पे देखिए टेम्परेचर में जो चेंज होता है पर यूनिट वोल्टेज ऑफसेट में चेंज होने से, उसको बेसिकली हम थर्मल ड्रिफ्ट नाम से जानते हैं, उसको थर्मल ड्रिफ्ट कहा जाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 69 है, परमाणु में निम्न 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। द फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स आर फाउंड इन एटम्स। परमाणु में अभी हमने आपको पीछे बताया था, जो परमाणु होता है हमारा, उसमें कौन कौन से पार्टिकल्स कण पाए जाते हैं। ऑप्शन है फोटॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन बी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इग्निट्रॉन। या ऑप्शन डी है आपका मेसॉन, फोटॉन, इग्निट्रॉन। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा आपका, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं हमारे एटम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 है आपका, धारा के 3 प्रमुख प्रभाव हैं। द करंट हैज 3 मेन इफेक्ट्स। करंट के 3 प्रमुख प्रभाव क्या होते हैं वो आपसे पूछना चाह रहा है। ऑप्शन यहाँ पे आप देख लीजिए, थर्मल, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक शॉक। ऑप्शन बी है थर्मल, फोटोजेनिक, मैग्नेटिक। ऑप्शन सी है थर्मल, मैग्नेटिक एंड केमिकल। और ऑप्शन डी है केमिकल, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक शॉक। तो धारा के यहाँ बेसिकली 3 प्रभाव होते हैं। तीनों प्रभाव क्या क्या होते हैं हम आपको बता देते हैं। देखिए, एक तो आपका धारा जब कहीं से फ्लो होता है, आपने देखा होगा कि जब फ्लो हो रहा है धारा,
तो एक वायर के थ्रू फ्लो होता है और उस वायर में लॉस हो के क्या होता है कि उसमें वायर में जो लॉस होता है उसकी वजह से वायर में हीट उत्पन्न हो जाती है। हीटिंग इफेक्ट आपने देखा होगा धारा का। तो एक इफेक्ट तो हो गया आपका हीटिंग इफेक्ट यानी थर्मल इफेक्ट, ठीक है। दूसरा क्या होता है आपका थर्मल इफेक्ट हो गया। थर्मल जहाँ जहाँ है, थर्मल तो लगभग आपको तीनों ऑप्शन में है। दूसरा क्या होता है, हम अनदर इफेक्ट अगर देखेंगे तो एक मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। करंट जब पास होता है किसी कंडक्टिंग वायर के थ्रू तो एक मैग्नेटिक फील्ड उसके अराउंड वो सेट कर देता है। तो दूसरा इफेक्ट आपका क्या हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट। इसी तरह से जब करंट जो है किसी हमारा लिक्विड से, कंडक्टिंग लिक्विड जो होता है उससे पास होता है तो उसमें एक केमिकल रिएक्शंस होते हैं और वो हो गया आपका केमिकल इफेक्ट। तो इस तरह के 3 इफेक्ट हमारे धारा के होते हैं और वो क्या क्या हैं आपके, ऊष्मीय, चुंबकीय और रासायनिक, थर्मल, मैग्नेटिक एंड केमिकल, ठीक है। थर्मल इफेक्ट की एग्जांपल आपको अच्छे से समझ पा रहे होंगे। थर्मल इफेक्ट का आपका एग्जांपल है फ्यूज। आप फ्यूज वायर से जब हमारा करंट ज़्यादा जाता है अचानक देखते हैं कि हीट होकर वो ब्लो कर जाता है, तो ये हो जाता है आपका थर्मल इफेक्ट, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट के लिए आप बायो सावर्ट लॉ को पढ़ सकते हैं और केमिकल इफेक्ट आप जो है देख सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या जो हम पढ़ते हैं आयन और इसमें जैसे इलेक्ट्रोलाइट ये सब होता है वो धारा का केमिकल इफेक्ट बेसिकली होता है, ठीक है। तो ये हो गया आज आपका सीरीज, आज आपका जो क्वेश्चन था क्लास 7 था। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ शेयर करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि अगली क्लासेज जो होंगी अब आपकी प्योर इलेक्ट्रिकल होने वाली हैं। उसमें आपको प्रॉपर इलेक्ट्रिकल के जितने क्वेश्चंस आते हैं आपके कंपटीशन में वो सारे आपको मिलेंगे, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा। और अगर कन्फ्यूजन रहता भी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ज़रूर से ज़रूर आपके सारे कन्फ्यूजन को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। थैंक यू सो मच।